में जाता है, लेकिन तीन भागों में बांटते हैं। जैसे अगर इंडियन हिस्ट्री को हम ले, यहां पर इंडियन अगर हिस्ट्री को लेते हैं तो ध्यान रखेंगे इसे तीन भागों में बांटा जाता है। थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम हो सकता है कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से तीन भागों में हम लोग बांटे। पहला हम लोग लिख रहे हैं प्री हिस्टोरिक, इसकी चर्चा हम लोग किए थे, आप लोग इसको देखे होंगे, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा काल हम लोग आपके सामने लिख रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा आपके सामने आ रहा है हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज। इन तीनों के काल को हम देखेंगे। भारत में ये हो जाता है 5 लाख बीसी से लेकर और 2300 बीसी तक ये काल आपका हो जाता है। अगर ठीक इसके बगल वाला हम देखें हिस्टोरिक एज, तो ये हो जाता है आपका 2300 बीसी से लेकर और फिर 1750 बीसी तक। ये आपका कार्बन डेटिंग है। लेकिन इंडियन अगर एनसीईआरटी और एनबीटी के बुक को लेकर हम चलें तो ये 2600 बीसी से लेकर और 1900 बीसी तक का काल हो जाता है। यही यदि हम इसके काल हिस्टोरिक एज को देखें तो ये 1500 बीसी से लेकर और 1964 एडी तक का काल हो जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जो आपने 1900 बीसी देखा है यहाँ, और यहाँ 1500 बीसी देख रहे हैं, या यहाँ 1750 देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच जो गैपिंग है वो क्या हुआ, यानी उस काल के इतिहास को हम लोग क्या कहेंगे, ये थोड़ा देखना है और ये थोड़ा सा समझना है। तो इसे थोड़ा सा हम एक बार मिटाते हैं और फिर हम चलते हैं वहीं पर जहां से इसको फिर से समझा जाए। जो 1900 बीसी से लेकर और फिर 1500 बीसी तक, यानी ऋग्वेद जो हमने लिखा है वो ऋग्वेद तक का, या फिर अगर कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम देखें जो हड़प्पा का ये लास्ट काल है प्रौढ़ एज का, और ये ऋग्वेद के रचना तक का काल है, इसके बीच का समय, ये जो इंटरवल हमारा है या ये जो इंटरवल है, इस बीच के काल क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस बीच में कोई इतिहास हमें मिला है और बहुत से लंबे अवधि तक का मिला है। जैसे अभी देखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि वर्तमान में लोग हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं और इसी समय में लोग बैलगाड़ी पर भी चल रहे हैं। दोनों परिवहन ही है। एक तरफ जहां हम चंद्रमा पर जो है खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्लेट और पेंसिल भी नहीं छू पाया है। तो एकदम एक कुछ विकसित है तो कुछ पिछड़े। अब इन दोनों के अगर हम कंपैरेटिव देखें तो हमारे प्राचीन काल में कुछ ऐसे समय की इतिहास है जिनको देखेंगे तो आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि ये पैरेलल ऐसी स्थितियां होते रही है। जैसे एक काल है जिसको हम कहते हैं कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज। इसको हिंदी में हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। यानी इस काल में तांबा के औजार भी मिले हैं और पत्थर के औजार भी मिले हैं,
जिस कारण इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया है। और इसका एज है लगभग 2000 बीसी से लेकर और 100 बीसी तक। ये देखिए इतने समय तक ये कैल्कोलिथिक चला है। ठीक इसी ढंग से आपको एक काल और इसी समय में देखने को मिलता है, मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज, इसका काल भी लगभग इसी के सापेक्ष दिख रहा है, मेगालिथिक एज। और ये भी लगभग 100 बीसी तक चला है। देखिए काल सेम है, बस हाँ इसमें है कि महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर के अवशेष जहां मिले हैं उसको हम महापाषाण कहते हैं, क्योंकि भारत में ही कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां बड़े बड़े पत्थर के लोग प्रयोग किया करता था। अतः उस विशेषता के आधार पर महापाषाण काल, महापाषाण काल। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड किए। ये पैरेलल चल रहा है और इसी समय में आपको कुछ ऋग्वेद भी दिखाई पड़ रहा है और इसी काल में आपको हड़प्पा जो बाद का काल है वो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेटर हड़प्पन एज कहते हैं। मैच्योर एज भी कुछ देर दूर तक चला है, इसमें भी मैच्योर हड़प्पन एज चला है, लेकिन जो 1750 के बाद आया है उसको लेटर हड़प्पन यानी बाद के हड़प्पा काल की स्थितियां कहते हैं और भारत में इसके प्रमाण मिले। तो इस ढंग से ये जो दो डेविएशन देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे महापाषाण काल की, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। महापाषाण काल जो है उनमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिल रही थी। तो देखेंगे कि ये जो महापाषाण काल है, ऐसा नहीं कि केवल बड़े बड़े पत्थर के प्रयोग किए जाते होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा एक विशेषता के रूप में देखा गया है। तो आप दक्षिण भारत में जाकर देखेंगे बहुत से इसका प्रमाण मिला है। और वैसे भी ये जो बिहार के उत्तर प्रदेश की भूमि है, ये सब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा से बना है। अति प्राचीन काल में यदि मनुष्य के द्वारा कुछ प्रयोग किया भी गया होगा तो यहाँ बराबर नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से ढक गया होगा, यानी ये सब नीचे चले गए होंगे। हमारे कुछ ही दिन के पहले के भी अगर यहाँ के अवशिष्ट देखें तो बहुत खुदाई करना पड़ेगा और जल प्लावी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण अर्थात फ्लड एरिया ज्यादा होने के कारण ये सब सड़ गया होगा, गल गया होगा। पाषाण चूंकि यहाँ है नहीं तो पाषाण उपकरण रहे नहीं होंगे। और बिहार में ही देखे हैं आप कि जो छपरा से मिला है, चिरांद से, वो हड्डी का उपकरण मिला है। इसके पीछे कारण है कि हड्डियां जल्दी सड़ती गलती नहीं है। लकड़ी सड़ गया होगा, चाहे वो पका हुआ लकड़ी हो या कच्चा लकड़ी हो, लेकिन पत्थर मिला ही नहीं, था ही नहीं, तो कम पाषाण उपकरण है। और धातु जो है ये भी उत्खनन से यहाँ प्राप्त करना कठिन था। अतः दूर दराज से अब सिंहभूम जिला से धातु लाना या फिर आपके करवटिया से धातु लाना थोड़ा सा दूर की चीजें थी, इसलिए यहाँ से अवशिष्ट कम मिले हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत में जाए तो लोग मरने के बाद भी जीवन में विश्वास करता था और महापाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य यही से मिला है। यानी आप चले जाइए दक्षिण भारत में तो लोग करता क्या था कि किसी भी व्यक्ति के यदि मर गया है वो तो महसूस करते थे, उनको लगता था कि मरने के बाद भी जीवन है। आज भी बहुत से लोग मरने के बाद भी जीवन है विश्वास करता है। तभी तो आप देखे हैं कि मरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। जलाने के बाद उनके लिए घाटी टांगते हैं, उनके लिए विधि व्यवहार करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करते हैं। जीवतिया त्योहार में उनके लिए भोजन निकाल के रखते हैं कि वो लोग खाएं, भले जीव जंतु खा जाते हैं या हो सकता है कि वो आत्माएं होती हो जो ग्रहण करती हो। मुस्लिम लोग भी विश्वास करता है कि अल्लाह का एक दिन आएगा जब सब लोग अपने कब्र से निकलकर अल्लाह कहकर आमीन कह के फिर जीवित हो जाएंगे।
तो वो लोग भी अपने पूर्वजों को जो है, जो नहीं रहे उनके बीच, लेट गए हमेशा के लिए, एक विश्वास करके ही दफन करते हैं। इस ढंग से ये लोग भी विश्वास करता था, और इस ढंग से जो भी व्यक्ति इनके मरते थे, इनको ये लेटा देते थे, और लेटाने के बाद कोई जीव जंतु इनको क्षति नहीं करे, इसके लिए वो माइक्रोलिथिक छोटे छोटे पत्थरों को चारों तरफ से घेर देते थे पूरी तरह, और इतना ज्यादा वो घेरते थे कि कोई जीव जंतु जो है उसको चाह कर भी उसमें प्रवेश न कर सके। और इस तरीके से वे दूर दराज से, लगता है बहुत बड़े समुदायों में वे रहते थे, क्योंकि इतना ज्यादा पत्थर को सजाना और इतना छोटे छोटे टुकड़े को बटोर कर किसी एक समाधान के लिए प्रयास करना, ये साबित करता है कि उनका समुदाय 500 से 1000 लोगों के बीच से कम नहीं रहा होगा। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में वो रहते थे, और इस तरीके से इस पर वो लोग एक विशाल पत्थर, यहां से ऐसे एक बड़ा सा पत्थर लेकर और फिर ढक देते थे। ये बड़े पत्थर को देखकर भी लगता है कि इतना बड़ा पत्थर वो उठाते कैसे होंगे, क्रेन तो था नहीं उस समय में, यानी बल बहुत लोग मिलकर लगाता था और ऐसे ढक दिया जाता था। अब इसके नीचे वो लोग उनके जीवन विश्वास करते थे कि वो लेट गया है और फिर उठेगा तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेगा। वे लोग उसके बगल में पानी पीने के लिए घड़ा भी बना के रख देते थे, यानी घड़ा मिट्टी का, और इस घड़ा मिला है, भले उसमें पानी नहीं मिला है, और उसमें जो है वे लोग जल भर देते थे ताकि वे इसको पी सके। ठीक इसी ढंग से वे लोग हाशिया भी बना के रख देते थे। अब इस हाशिए का प्रयोग, हाशिया माने समझ रहे हैं, इसको दांत्र बोलते हैं हम लोग, जी जी, इस हाशिए से लगता पत्थर का ही हाशिया था जिसमें जो है दांत कटी हुई थी, यानी वो व्यक्ति उठेगा तो फसल वगैरह काटेगा, ये उनमें विश्वास था। इसके अलावा वे लोग ये भी मानते थे कि शायद वो व्यक्ति अगर उठता है और कहीं जरूरत पड़ी तो वे लोग खुरपियां भी बना के रख देते थे। उनके पास से बहुत सारी खुरपियां ऐसी मिली है जो एकदम से उनके कब्र में रखा गया होता था, ताकि वो निकलकर इन पत्थरों को हटा लेगा। कई बार तो उनके कब्र से थालियां भी मिली है जो ऐसे बिल्कुल सजाकर, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी जानकारी थी। वे लोग इसमें तरह तरह के भोजन जो है रख देते थे भरकर, ताकि ये उठने वाले खाएंगे। ये थाली मिट्टी का ही बना हुआ था। तो जब इनके बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया है, गुफ कराल नामक स्थान है दक्षिण भारत में, यहाँ पर जाके देख सकते हैं, तो ये देखा गया कि जो मरे हुए लोग हैं उनको वो लेटा दिए हैं, और लेटाने के बाद उनके चारों तरफ 5-5, 10-10 हजार सूक्ष्म पत्थर चारों तरफ से सजा दिए हैं, जिससे कोई जीव जंतु उनके अवशिष्ट को नहीं खा सके, क्षति नहीं कर सके। और फिर एक विशाल इन पत्थर को लेकर, ये बहुत बड़ा पत्थर होता था, और फिर वहां से पूरा का पूरा इस पत्थर से ढक देते थे। और उनको लगता था कि शायद इस व्यक्ति की नींद जब खुलेगी, लंबे अवधि के निद्रा से जब ये जगेगा, तो इन औजार का प्रयोग करके और धीरे से वो निकल के और फिर कहीं न कहीं अपना जीवन जी लेगा। इस तरीके की चीजें उनके अंदर थी। आप लोग इसका फोटो भी खींच लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा फोटो और बनाएंगे। तो इस तरीके से, यानी ये सब किताबों में जल्दी नहीं मिलता है, नेट वगैरह पर भी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। ये दिल्ली पढ़ने के कारण गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम लोगों को विशेष मिला, बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको देंगे। हो सकता है नेट पर हो भी, हमने तो कभी नहीं देखा इन सब चीजों को, लेकिन ये सारी चीजें वहां पर थी, और हम लोगों के गुरुजी लोग वहां जाकर उत्खनन में सहयोग किए थे, और उन्होंने हम लोगों को बजाते दिल्ली में इन लोगों इस फोटो को, तस्वीर को हजारों हजार की संख्या में बताया। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फोटो ले लिए होंगे।
आगे आपको दिखाते हैं कि कुछ ऐसे ही महापाषाण काल में वे लोग, जब यहां तो देख रहे हैं कि वे लोग मरने के बाद जीवन में विश्वास करते थे, कहीं आंशिक समाधान जो है इनके द्वारा किया जाता। तो महापाषाण काल में ये थोड़ा सा पद छूट गया है, दीजिए। तो इस एज में महापाषाण काल में, ठीक है, आंशिक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। आंशिक समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। आंशिक समाधान में देखने को मिलता है कि मनुष्य को जला दिया करते थे, और जलाने के बाद बड़े बड़े घड़ा में एकदम से उनके हड्डियों को इस घड़े में भर देते थे, ऐसे ऐसे, और इसमें पूरी तरह राख भर दिया करते थे वे। उनको लगता था कि ये जो राख है आपका, ये शायद सुरक्षित रखना जरूरी है, तो इन हड्डियों के बीच में वो राख भरकर हड्डियां भर देते थे, और इस तरीके से इस घड़े के ऊपर से पुनः एक घड़ा वे लोग ऐसे ही बना देता। पुनः एक घड़ा जो होता था, इसी ढंग से वे लोग पलट दिया करते थे, जिससे वे दूसरे घड़े को इस रख देने से ऐसे करके दूसरा घड़ा उनके ऊपर वो लोग रख देता था, और इसमें भी कुछ हड्डियां ऐसे निकल जाए, यानी बड़ी बड़ी होती थी तो रहती थी, और इस तरीके से इसके ऊपर भी, इसके चारों तरफ भी वे लोग इसी ढंग से पूरा पत्थर सजा देता था लंबा। यानी उनको डर था, यहाँ तो ये वो महसूस करते थे कि इनके इस अस्थि कलश को कोई खाए नहीं, और चारों तरफ से छोटे छोटे पत्थरों से घेरने के बाद, हालांकि यहाँ पर अवशिष्ट में हंसिया वगैरह नहीं मिला है, और फिर एक विशाल पत्थर यहाँ भी वे लोग ऐसे रखकर और उस अस्थि कलश को जो है उसमें ढक देते थे। हम जब दक्षिण भारत के उत्तराखंड किए तो बहुत स्थान से इस तरीके से समाधान की रीतियां मिली है। इसका मतलब था कि वे लोग जीवन, अब जान गए थे कि मनुष्य जो मर जाता है वो जीवित नहीं होता है, लेकिन उसके अवशिष्ट को सुरक्षित रखना है। तो वैसी स्थिति में आंशिक समाधान में वो लोग जला देता था, और कुछ हड्डियां और राख इसमें भरकर, और ऊपर से एक और घड़ा पलटकर, और यहाँ पर जो है बंद कर देते थे, यानी मिट्टी वगैरह लगा दिए और जमीन पर लेटाकर, और फिर बड़े से पत्थरों से ढक दिया करते थे। इन्हीं के समय में बहुत ज्यादा पशुओं के, इसका फोटो ले लिया आप लोग जी, इन्हीं के समय में बहुत सारे पशुओं को एक साथ बांधे जाने का प्रमाण भी मिला। वो करते क्या थे कि एक लंबा सा बांस या लकड़ी का, और फिर एक लंबा सा लकड़ी का जो है खंभा गाड़ दिया करते थे, या पाषाण के खंभे गाड़ दिया करते थे। ऐसे रस्सियां तो वहां नहीं मिली है, लेकिन एक कल्पना किया जाता है कि वहां पर रस्सियां बांधकर और फिर वहां से अपने पशुओं को इस तरीके से बांध दिया करते थे, क्योंकि इन पशुओं को, मान लीजिए पशु का यहाँ गर्दन है सभी का, और सब इधर है, तो सब अपने लैट्रिन को कहाँ करेंगे, पीछे करेंगे। एक तरफ यहाँ पर गोबर सबका होगा, और ये गोबर आसानी से लेकर वे लोग एक स्थान पर जो है यहाँ डाल सकते थे। तो इस ढंग से ये उनके अगर पशु हो गए और उन पशुओं के गोबर को एक स्थान पर वो रख देते थे, तो इस ढंग से जितने जनजातियों का समूह था जो एक स्थान पर उनके गोबर को एकत्रित किया जाता था, इसी गोबर के कारण ये गोत्र नाम पड़ा। यानी हालांकि रियल पड़ा है ऋषियों के नाम पर जो बहुत सारे महर्षि थे, लेकिन उस समय में ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं
कि एक जनजाति समूहों का या एक यायावर समूहों का या एक घुमंतु पशुचारी समूह का जो गोबर एक स्थान पर एकत्रित किया जाता था, इसी शब्द से शायद गोत्र पड़ा होगा। और इस तरीके से अपने गोत्र में वो विवाह नहीं करते थे। गोत्र बहिर्विवाही, एक कबीला के लोग दूसरे कबीले से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। इस प्रकार का एक अनुमान लगाया गया है, प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि गोत्र शब्द रिलीजन हो जाता है और इस पर बहुत सारे विचार आ जाते हैं, बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं, बहुत सारा कंट्रोवर्सी मैटर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ तक ये सही है कि एक जगह गोबर बिटोरा जाता था। जब वो अब चरवाहे कहीं दूर चले गए, मान लीजिए ये चरवाहा चरने का कोई स्थान है, यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर वो दूर चले गए अगर, तो वैसी स्थिति में कहीं नए स्थान पर अगर चले गए तो फिर इस गोबर में वे लोग आग लगा देता था। इस गोबर में क्या करते थे, आग लगा देते थे, और इस आग के कारण जो गोबर था वो जलने लगता था। कई बार किनारे किनारे वो जल जाता था और बीच वाले भाग में वैसे ही गोबर रह जाता था। लेकिन राख के बड़े बड़े ढेर और थोड़ी मात्रा में पशुओं के मलमूत्र उस ढेर से मिले हैं, जिससे लगता है कि वहां बहुत से पशुओं को बांधा जाता होगा और लंबे समय तक रहते होंगे। यानी तब तक रहते होंगे जब तक कि आसपास के समस्त चरने वाले चारागाह समाप्त नहीं हो जाते होंगे। और न केवल भारत से इसका साक्ष्य मिला है, बल्कि शक, कुषाण, पहल्लो, पार्थियन जो भारत में आए थे, वो भारत के अच्छे जो मैदानी इलाके थे जहां घास बड़े पैमाने पर होता था, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में, इसके पहले वो लोग चीन जाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि चीन के जो मंगोलिया प्रांत है या फिर मान लीजिए उधर का जो हिमालय के ठीक उत्तरी वाला भाग है, उस सब जो पीली नदी गुजरी है उसके तलहटी में भी घास का अच्छा खासा मैदान था। चीन के शासकों ने उन यूरोपीय लोगों के पशुओं को रोकने के लिए, चरवाहों को रोकने के लिए महादीवार बनाया। और जब वे महादीवार बना दिए, जो पार करना मुश्किल था, खड्ड खोद दिए, उस दीवार पर तीर कमान लेके चीन के रक्षक खड़े रहते थे, ताकि चरवाहे आए तो उनको मार दिया जाएगा, उनके पशु भी नहीं आएंगे। तो वैसी स्थिति में वे लोग खैबर दर्रे से और गोमल दर्रे से भारत में आना शुरू कर दिए। और जब भारत में आना शुरू कर दिए तो भारत में भी जो है विदेशी लोगों का आगमन हुआ। हाँ, ठीक है कि हमारे कुछ यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव आया, लेकिन एक परिवर्तन और हुआ कि नई नई ज्ञान मिली हम लोगों को। रकाब हम लोग जो घोड़े पर लगाकर चलना था, अश्वारोही बड़े पैमाने पर आ गए, तीरंदाज बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ आ गए, लगाम जो है हमने विदेशियों से लिया। गार्गी संहिता में स्पष्टतः लिखा है कि यवन हालांकि बर्बर है परंतु ज्योतिष विद्या में पारंगत है। तो इसलिए आया है क्योंकि वो लोग मौसम की जानकारी देने लगा, कब बारिश होगी, कब वर्षा नहीं होगी। तो बहुत सारी हमारी जानकारियों को भी वे अपने यूरोप के देशों में ले गए और उनकी जानकारियों को हम लोग लिए। अब देखे होंगे प्राचीन काल में आया है यमन प्रिय कहा गया है काली मिर्च को, यानी उनको ज्यादा प्रिय लगता था। ठीक इसी ढंग से जो पर्दा था, सूती कपड़े को यमनिका कहा गया है, यानी वो भारत यमन जो है यहीं पर उसका नोमेनक्लेचर किए थे। इस ढंग से यानी भारतीय बहुत सारी चीजों को वो पसंद किए। हमारे जो लिखने की पद्धति थी, जो हम लोग ये लिखते हैं 1 2 3 4, ये भारत की लिपि है, ध्यान रखिएगा। इसको हम अंग्रेजी का लेटर कहते हैं, यानी अंक कहते हैं, नहीं ये भारतीय है। ये भारत से अरब गया और अरब से ये चला गया यूरोप में। यूरोप के लोग इसको अरेबिक कहता है और अरब के लोग इसको इंडिकस कहता है और इंडिया के लोग, हम लोग इसको अंग्रेजी कहते हैं। लेकिन हम लोग धीरे धीरे भूल गए और ऐसे लिखना शुरू कर दिए 1 2 3 4 5 6 करके। लेकिन ये भी लेटर, ये अंक जो है वो भारत का ही है और भारत से ही अरब गया, अरब से ही, और ये प्रमाण है, नॉट मेरा विचार नहीं है,
ये ऑलरेडी सभी विश्व के विद्वान लोग जानता है और पढ़ाया भी जाता है कि ये भारत से ही अंकन पद्धति गई थी और फिर वहां से घूमकर भारत आई, तो बहुत सारे हमारे ज्ञान को वो लेकर चले गए। तो इस तरीके से भारत में भी चरवाहे थे और विश्व से भी है, ये घूम घूम कर चराने का काम करते थे। और ऋग्वेद जो 1500 ईस्वी पूर्व में आप देखते हैं, वहां पर उनको चरवाहा ही कहा गया है, घुमंतु ही कहा गया है, यायावर ही कहा गया है। और इस तरीके से भारत का आर्यीकरण किए। कुछ इतिहासकारों का मानना है अविनाश चंद्र हुए या फिर आपको आशीर्वादी लाल हुए। ये जो भारतीय इतिहासकार है वो कहते हैं कि आर्य जो थे वो भारतीय थे, लेकिन पेंका महोदय जर्मनी को कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आपको अन्य विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं ये भूमध्य सागरीय से है। कुछ भारतीय भी इनको उनके भौगोलिक दशाओं के आधार पर कहते हैं कि नहीं ये उत्तरी ध्रुव से है। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत से कहते हैं। जो भी हो, लेकिन हमारे सभ्यता में इस 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व के बीच में इस प्रकार के पशुचारी समुदाय थे, जिनके द्वारा कुछ शवों को पत्थरों के नीचे दबा दिया जाता था, जीवन में विश्वास किया जाता था और कुछ के आंशिक समाधान किए जाते थे। वो समझे नहीं कि मैं भविष्य के लिए कुछ छोड़ कर जा रहा हूं, और वही आज हमारे मेगालिथिक एज को प्रमोट करता है। तो थोड़ा सा आगे हम और करेंगे कैल्कोलिथिक एज का। ध्यान रखेंगे कि इसको कंपैरेटिव समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इंडस सिविलाइजेशन को हम देखें, अगर इंडस सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो इसका काल हो जाता है एवरेज 2300 बीसी से लेकर, जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम लिख रहे हैं आपको 1750 बीसी। ऐसे ज्यादा मान्यता प्राप्त आपका है 2600 बीसी से लेकर और 1900 बीसी तक। जब दोनों ऑप्शन आपको आ जाए कि इंडस सिविलाइजेशन के प्रौढ़ एज, मैच्योर एज का काल क्या है, और ऑप्शन दोनों हो, तो आप इसी को टिक कीजिएगा। लेकिन क्लियर कर दे कि कार्बन डेटिंग प्रोसेस के हिसाब से, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के हिसाब से जो है ये ऊपर वाला मारिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक कार्बन डेटिंग नहीं कहे आपको, तब तक ये 2300 बीसी से 1750 नहीं करना है। कार्बन डेटिंग करे तबे करना है। हाँ, अगर एवरेज एज मांगे तो 2600 बीसी से 1900 बीसी करेंगे। ऐसे अलग अलग विद्वान, जॉन मार्शल तो इसको 4000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक कर दिए हैं। तो अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी बात है। हम इंडस सिविलाइजेशन के जब डिटेल चर्चा करेंगे हड़प्पन एज का, तो उसमें आपको इन सबों के काल निर्धारण को करेंगे। लेकिन हम कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करते हैं और इधर लेकर चलिए आपको कैल्कोलिथिक एज को, तो कैल्कोलिथिक जिसको हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ये 2000 बीसी से लेकर और 100 बीसी तक का काल है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो आपको बता दें कि सबसे बेहतरीन चीजें देखिए कि ये बाद का काल का है। हम 0 से बीसी में जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट में, तो इस ढंग से एक एक बढ़ते जा रहे हैं और 0 तक लास्ट आते हैं और इधर से आगे बढ़ेंगे। तो उधर जितना पीछे जाएंगे वो पुराना हो गया, नया नहीं हुआ। अब जैसे 2300 बीसी, तो ये ज्यादा पुराना हो गया इस 2000 से। इतना तो समझते होंगे आप। आज से 10 साल पहले और आज से 12 साल पहले, तो 12 साल पहले ज्यादा ना हो गया, तो वही ज्यादा पुराना हो गया। तो देखिए इंडस सिविलाइजेशन ये ज्यादा पुराना है, लेकिन ज्यादा पुराना होकर भी ये सभ्यता जो थी वो नगरीकृत थी, नगरीकृत थी। अब ध्यान रखेंगे नगरीकृत किसे कहते हैं, तो इसमें नियम है कि वह शहर जिसकी आबादी न्यूनतम 5000 हो, न्यूनतम 5000 हो और 75% से अधिक आबादी कृषितर कार्य में यानी गैर कृषि कार्य में लगी हुई हो, कार्यशील आबादी। कार्यशील आबादी हम किसे कहते हैं, जो 14 साल 1 दिन का हो और 60 साल में 1 दिन पहले, रिटायरमेंट एज 60 ईयर है,
60 ईयर के बाद यदि कोई काम कर रहा है, हमारे भारत के नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे युवा आदमी 72 ईयर ओल्ड, और वो भी इतना काम करते हैं, हमें सीखना चाहिए। 60 में रिटायर नहीं होना चाहिए, जो हम लोग रिटायर हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अलसिया जा रहे हैं, नहीं है कि हम कौन सा काम कर दे। 72 साल का आदमी इतना काम कर रहा है, काम करना चाहिए, खटना चाहिए एकदम से। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कार्यशील आबादी है वो माना जाता है 60 साल से एक दिन पहले और 14 साल के एक दिन बाद। इस बीच के अगर लोग 75% से अधिक गैर कृषि कार्य में शामिल है तो उसको हम नगर कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, रूरल क्षेत्र कहा जाता है। तो नगरीकृत थी, और ये सभ्यता क्या थी आपका? ग्रामीण थी। ये सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहां देखेंगे आपको लिपि का विकास था, यानी स्क्रिप्ट थे, भले ही ये लोग चित्र लिपि में लिखते थे। इनकी लिपि क्या थी? चित्र लिपि थी, जिसको गोमूत्र शैली भी कहते हैं। गोमूत्र शैली कहते हैं। ये लोग बाएं से दाएं के तरफ, दाएं से बाएं तरफ लिखता था। गाय जैसे पेशाब करती है और ऐसे ऐसे घूम के जाता है, वैसे गोमूत्र शैली। अंग्रेजी में इसको बायोफ्रेंडम शैली कहते हैं, अंग्रेजी में बायोफ्रेंडम कहते हैं। यहाँ लिपि का विकास क्या था? हाँ, लिपि नहीं था। ठीक यहां से देखेंगे आप कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर ईंट के मकान बने थे, ईंट के भवन बने थे। यहाँ जो था वो कच्ची ईंट के बना था या कच्ची दीवार था। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि व्यापार जो था वो लोकल था, आपस में वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर वहां भी था, लेकिन यहाँ व्यापार लोकल था, व्यापार स्थानीय था। यहाँ जो था आपको चौथा, व्यापार जो था अंतरराष्ट्रीय स्तर का था, यानी कि वर्ल्ड लेवल भी ट्रेड होते थे और साथ में इंटरनल ट्रेड भी था, इंटरनल ट्रेड भी होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यानी ये सभ्यता पुरानी थी, इसके बावजूद भी इस सभ्यता में लोग ज्यादा से ज्यादा तकनीकी रूप से विकसित थे। थोड़ा सा इसको भी दिखा रहे हैं कैसे। इतना हो गया ना जी? चलिए इसको थोड़ा सा हटा दें और ये थोड़ा सा हटा दें। अब देखेंगे हम तकनीकी रूप से कैसे विकसित थे। तो यहाँ के लोग कांसा बनाना सीख लिया था। कांसा में क्या होता था, थोड़ी सी गलती थी कि ये 90% तांबा प्रयोग करते थे, 90% तांबा और 10% टीन का प्रयोग करते थे। लेकिन साइंटिफिक रूप से आपको है कि इतना होना चाहिए, ये चाहिए, यानी इससे लगता है कि टीन की उपलब्धता थोड़ी कम थी उनके पास। लेकिन इतना तो जानते थे कि ये दोनों हम लोग मिला देंगे तो मजबूत धातु हो जाएगा, मिश्रित धातु। रेलवे की पटरी का लोहा बड़ा मजबूत होता है, तो आप समझते होंगे कि उसमें शुद्ध लोहा है नहीं, उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा दे दी जाती है, वो अशुद्ध लोहा है। शुद्ध लोहा क्या होता है? मुलायम होता है, और अशुद्ध लोहा कड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रेलवे की पटरी का लोहा प्योर नहीं है, अन्य उसमें तत्व मिलाकर कार्बन है, मैग्नीशियम है, और उसको मजबूत बनाया जाता है। तो ये लोग जान गया था कि हम इसमें टीन मिलाएंगे तो मजबूत होगा, और ये लोग था इनको खाली तांबा की जानकारी थी। ठीक इसी ढंग से ये लोग यानी मिश्रित धातु नहीं बनाते थे। इनके समय में मूर्तियां नहीं बनती थी, मूर्तियां नहीं, और यहाँ मूर्तियों की वो भी मोम गलनांक पद्धति से, मूर्तियां मोम गलनांक पद्धति से बनाते थे, यानी ढालने की कला जानते थे, मूर्तियां ढालने की कला जानते थे। यहाँ पर चाक से बर्तन डिजाइन में नहीं बने हुए थे, यानी अपरिष्कृत बर्तन थे, अपरिष्कृत बर्तन थे। मृदवांड जो था अनसिस्टमेटिक था, और यहाँ पर जो थे परिष्कृत बर्तन थे।
परिष्कृत बर्तन बनते थे। तो इस तरीके से यहाँ नगर था ही नहीं, अनसिस्टमेटिक गांव था, और वहां पर नियोजित यानी कि सिविलाइज्ड रूप से डेवलप अर्बन एरिया था। तो ये डिफरेंसेस है, यानी कि साइंटिफिक रूप से या अन्य हर तरीके से एज में पीछा होने के बावजूद भी हड़प्पन कल्चर डेवलप था, जबकि कैल्कोलिथिक एज पिछड़ा हुआ था, हालांकि एज में इसके बाद था। जैसे आज ही आप देखें कि दूसरे देशों में बड़े पैमाने पर साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाता है, और वहीं इसी समय में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्लेट और पेंसिल पर लिखते हैं। हालांकि वो भी अब डेवलप हो गए, हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो एक पैरेलल चलता है, तो पुराना होकर भी अत्यधिक डेवलप और अभी नया होकर भी लोग अगर पिछड़ जाए तो नया होकर पिछड़ जाए, यानी कैल्कोलिथिक या तंबा पत्थर, और इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज माने कांस्य कालीन सभ्यता। तो धन्यवाद, नमस्कार। आते हैं फिर अगले वीडियो।